नमस्ते। आज हम कुछ बहुत गहरे विचारों में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कर्म, याददाश्त और ये जो अलग अलग युगों में कर्मों का हिसाब किताब होता है, उस पर बात करेंगे। हमारे पास वेदी भाई जी और अन्नवरम भट्टी के प्रवचनों से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमारी याददाश्त मतलब मेमोरी और खासकर ये जो परमानेंट मेमोरी होती है ना, स्थायी स्मृति, हाँ। उसके विकास पर रोशनी डालते हैं। हाँ। और कमाल की बात यह है कि कैसे ये मेमोरी हमारे दुखों और कर्मों के जाल से जुड़ी हुई है, खासकर आज के युग में। अच्छा। तो चलिए फिर पता लगाते हैं कि इन स्रोतों के हिसाब से कर्मों का असली निपटारा, जिसे सेटलमेंट कहा गया है, वो आखिर होता कैसे है, और इसमें संगम युग मतलब ये जो विशेष समय है, इसका क्या रोल है। शुरुआत याददाश्त से करते हैं। स्रोतों में 4 तरह की मेमोरी बताई गई है: टेम्पररी, नेसेसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म या परमानेंट। हाँ। त्रेता युग में लोगों के पास स्थायी स्मृति थी ही नहीं। अच्छा। हाँ, केवल अस्थायी और अल्पकालिक। एक स्रोत में तो साफ कहा है कि सतयुग में केवल टेम्पररी और शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, परमानेंट मेमोरी किसी के पास नहीं। ओह। इसीलिए तब शरीर छोड़ने पर दुख नहीं होता था, और पिछले जन्म के जो हुनर वगैरह थे वो भी अगले जन्म में ट्रांसफर नहीं होते थे। लेकिन फिर द्वापर और कलयुग में ये स्थायी स्मृति आ गई। हाँ, विकसित हुई, और इसके साथ अच्छा भी हुआ, बुरा भी। अच्छा ये कि पिछले जन्मों के हुनर, जैसे कोई अच्छा गाता था, नाचता था, वो साथ आने लगे। लेकिन बुरा ये कि दुख और कर्मों का बोझ वो भी जमा होने लगा। तो यहीं पर वो बात आती है जो स्रोत कहते हैं कि कलयुग में जिसकी याददाश्त जितनी तेज, उसे उतना ही ज्यादा दुख। बिल्कुल। एक जगह कहा भी गया है, ज्यादा याद रखने वालों को ज्यादा दुख होते हैं, शायद इसीलिए। बिल्कुल। आध्यात्मिक शिक्षाओं में अक्सर कहते हैं सब कुछ भूल जाओ। हाँ। क्योंकि जड़ में यही स्थायी यादें हैं जो समस्या पैदा करती हैं। कड़वाहट, झूठ, सब इसी में जमा होता है। और योग अभ्यास का क्या रोल है इसमें। हाँ, तो योग अभ्यास को इन पुरानी दुख देने वाली यादों को मिटाने का एक तरीका बताया गया है, ताकि जो 63 जन्मों के बुरे कर्म हैं वो भस्म हो सकें। अच्छा, तो ये याददाश्त और दुख वाला कनेक्शन तो समझ आया, लेकिन कर्मों के निपटारे का क्या। स्रोत 2 तरीके बताते हैं, सजा यानी पनिशमेंट और सेटलमेंट। हाँ। इनमें क्या फर्क है। फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, स्रोतों के अनुसार द्वापर और कलयुग में जन्म के समय जो दुख मिलता है, गर्भ जेल जिसे कहा गया। हाँ, गर्भ जेल, वो कर्मों के कर्ज का सिर्फ ब्याज है, इंटरेस्ट, मूलधन नहीं। एक स्रोत में इशारा भी है कि ब्याज चुकता है, पर असल कर्ज वो वैसा ही रहता है। मतलब दुनिया के कानून या फिर ये जो जीवन मरण का सामान्य चक्र है, उससे असल कर्ज खत्म नहीं होता। ये तो बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। फिर असली सेटलमेंट कैसे होता है। हाँ, सेटलमेंट, यहीं पर संगम योग की खासियत आती है। स्रोतों के अनुसार ये वो विशेष समय है जब बाबा की शिक्षाओं और राजयोग के अभ्यास से उन 67 जन्मों के कर्मों का पूरा और असली सेटलमेंट मुमकिन है। अच्छा। एक जगह कहा भी है कि हमारा सेटलमेंट संगम युग में यही करना है। ये किसी बाहरी सजा से नहीं होता, ये अंदरूनी समझ, याद और योग की शक्ति से होता है। सांसारिक कानून इसमें मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक्शन एक नया खाता बना देता है। और पूर्णता या सेटलमेंट को समझाने के लिए वो शून्य यानी 0 का उदाहरण भी दिया गया है ना। हाँ बिल्कुल, शिव बाबा को शून्य की तरह बताया है। कोई दुख नहीं, कोई कमी नहीं, कर्मों का कोई खाता नहीं। और हम इंसान जैसे एक हैं जो शून्य यानी बाबा से जुड़कर अपनी रूहानी दौलत बढ़ा सकते हैं। और कर्म खातों को शून्य पर लाने के लिए, मतलब पूरी तरह सेटल करने के लिए, विपरीत चीजों का संतुलन जरूरी है। जैसे गणित में 7 घटा 7 0। अच्छा। यही सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है, खासकर परिवार में। ये दिलचस्प है। मतलब परिवार में कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए सदस्यों का स्वभाव अलग अलग होना जरूरी है, एक जैसा नहीं। हाँ, स्रोत तो यही कहते हैं। एक जगह लिखा है कि जब एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले लोग साथ होते हैं, तभी कर्मों के खाते चुकता होते हैं। जैसे चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल। बिल्कुल, नॉर्थ साउथ ही चिपकते हैं, 2 नॉर्थ पोल तो टकराएंगे। अगर स्वभाव बिल्कुल एक जैसे हों तो टकराव होगा, सेटलमेंट नहीं। तो इसका मतलब हमें दूसरों को, खासकर परिवार वालों को, जैसे वो हैं वैसे स्वीकार करना सीखना होगा, एक्सेप्टेंस। एकदम सही, इसे ही एक्सेप्टेंस या स्वीकार करना कहा गया है। और साथ में पावर टू अकोमोडेट यानी समा लेने की शक्ति, और पावर टू टॉलरेट यानी सहन करने की शक्ति,
इनका भी जिक्र है, क्योंकि जैसा कहते हैं, चैरिटी घर से शुरू होती है, असली परीक्षा तो घर में ही है। और संगम युग में इस कर्मों के निपटारे के लिए संस्कार मिलन यानी स्वभाव का मेलजोल ये बहुत जरूरी बताया गया है। इसका क्या मतलब हुआ फिर? संस्कार मिलन का मतलब है अपने स्वभाव को ऐसा बनाना कि वो सबके साथ मिल सके, टकराव ना हो, एडजस्ट हो सके। अच्छा, इसके लिए सबके प्रति अच्छी भावना, शुभकामना रखनी होती है, सबसे मीठा व्यवहार करना होता है। अगर संगम युग में ये संस्कार मिलन नहीं साधा तो भले ही कितना भी योग करें, आत्मा को फिर धर्मराजपुरी में सजा भुगतनी पड़ सकती है। वहां कर्मों का बहुत कठोर हिसाब होता है। आखिर में एक और बहुत जरूरी बात याद दिलाई गई है जगदीश भाई के हवाले से कि हमारी याददाश्त ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, भावनाओं पर नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ज्ञान के आधार वाली याद चाहिए, भावनाओं वाली नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जो भावनात्मक यादें हैं, गुस्सा, तनाव, दुख, वो हमें उन्हीं पुराने नेगेटिव अनुभवों में फंसाए रहती हैं। सही बात है। जबकि ज्ञान पर आधारित स्मृति हमें उन अनुभवों से सीखने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करती है, चीजों को पर्सनल भावनाओं से ऊपर उठकर देखने की ताकत देती है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से कुछ बहुत गहरी बातें समझ में आईं। हाँ, एक तो ये कि कैसे हमारी स्थायी याददाश्त दुखों से जुड़ी है। दूसरा, कर्मों का असली सेटलमेंट सिर्फ संगम युग में योग और ज्ञान से संभव है। और तीसरा, रिश्तों में संतुलन और निपटारे के लिए विपरीत स्वभावों का होना और उन्हें स्वीकार करना कितना जरूरी है। और शायद सबसे जरूरी सबक ये है कि अपनी याददाश्त को भावनाओं के चंगुल से निकालकर ज्ञान की रोशनी में लाना, ताकि हम पुराने बोझ से मुक्त हो सके। बिल्कुल। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हम जानबूझकर, सचेत होकर अपनी यादों को भावनात्मक रिएक्शन से हटाकर ज्ञान और समझ पर फोकस करने की कोशिश करें, तो ये हमारे बीते कल को देखने के नजरिए और आने वाले कल की बातचीत को कैसे बदल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। ओम शांति।